दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, बी नदीमुख भूमि का टीला, सी मृतकों का टीला, डी जीवन का टीला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। दोस्तों, आधुनिक नाम मोहनजोदड़ो को सिंधी में मृत मनुष्यों का टीला और मोहन का टीला के विभिन्न नामों से व्याख्या की गई है। इस शहर का मूल नाम अज्ञात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक, विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक था मोहनजोदड़ो। इसका स्थानीय नाम मृतकों का टीला, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बस्ती, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी बांदा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। बनारस या काशी भी कहते हैं इसे। काशी उत्तर मध्य भारत में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित और हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक है। बनारस या वाराणसी का नाम पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में भी मिलता है। वेदों में भी काशी का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? बनारस है, वाराणसी है, इसे काशी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ज्ञात्रक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। गौतम उनका गोत्र था और शुद्धोधन के पिता का नाम शाक्य था, इसलिए बुद्ध शाक्य वंश के कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। माना जाता है गौतम बुद्ध के मरने के बाद पहली वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले राजगृह बिहार में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पाशर्वनाथ, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव, डी अजीतनाथ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऋषभदेव। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। इच्छुक वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र ऋषभदेव थे। पाशर्वनाथ को 30 साल की उम्र में ये पाशर्वनाथ वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण वो गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए पावा, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी श्रवणबेल गोला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पावा। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण पावा में प्राप्त किया। भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावा में हुई। पाली सिद्धांत में महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में महावीर ने घोषणा की कि वो जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पावापुरी एक पवित्र स्थान है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण पावा में प्राप्त किया था।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन ए रॉक एडिक्ट, सेकंड बी रॉक एडिक्ट, फोर्थ सी रॉक एडिक्ट 6, डी रॉक एडिक्ट 8। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रॉक एडिक्ट 8वां। दोस्तों, सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एक शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के सम्राट थे। अशोक का पूरा नाम देवनापिर्य अशोक मौर्य था। रॉक एडिक्ट ने अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, सी झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ये उत्तर भारत की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण नगर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, मेरठ, बनारस, गोरखपुर, गाज़ियाबाद ये सब हैं। और इस राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। उत्तर प्रदेश की दिशा में नेपाल देश है। उत्तर दिशा में नेपाल देश है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,927 वर्ग किलोमीटर है। तो इसलिए इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ये करेक्ट है। पंजाब इसमें दिया है इसलिए गलत हो गया है, पंजाब नहीं लगता है। इसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, ये भी गलत हो गया है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन ए मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुप्तों के। गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त मौद्रिक प्रणाली का पिता है। भारत को सोने की चिड़िया का नाम देने वाले गुप्त वंश का इतिहास उसके सिक्कों के रूप में दिखाई देता है। इस वंश के सिक्के सोने, चांदी और शीशे से बने होते थे। उस समय जारी किए गए सिक्कों का वजन 144 ग्रेन था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजात शत्रु। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से विख्यात है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा राजा, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा भी माना जाता है। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राज्य के रूप में अंगीकृत करती है स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी मथुरा, सी सारनाथ, डी वृंदावन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। ठीक है, इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक शेर बना है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है और इसमें हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है।
राष्ट्र के प्रतीक में जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों। और वास्तविक सारनाथ राज चिन्ह में 4 एशियाई शेर सारनाथ सिंह के पीछे खड़े हुए हैं, जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, गौरव का प्रतीक है। नीचे एक घोड़ा, एक बैल है। ठीक है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी भोज महिर भोज, डी दंती दुर्ग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भोज महिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज महिर भोज था। भोज के समय उसका साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर पश्चिम में सतलज नदी तक और बंगाल तक फैला था। वो एक विद्वान शासक भी था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी जयदेव, सी वेदव्यास, डी विष्णु शर्मा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जयदेव हैं। जयदेव ने गीत गोविंद की काव्य रचना की। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रास लीला का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी यहूदी धर्म, डी हिंदू धर्म। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहूदी धर्म एक गैर भारतीय धर्म है। यहूदी धर्म यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म है, जो ये मानता है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है। ठीक है। इसमें यहूदी धर्म गैर भारतीय धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें यहूदी धर्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? ऑप्शन ए दौरा, बी सूरजगढ़, सी कन्नौज, डी चौसा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज। 1940 में कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। कन्नौज 17 मई 1540 को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज में ये युद्ध हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। दिल्ली पर अफ़गानों का शासन स्थापित हुआ। हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। ठीक है। तो 1940 में कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया और वो हिंदुस्तान से बाहर कहाँ गया था? ईरान चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? ऑप्शन ए एलिजाबेथ, बी बंगाल, सी रेड ड्रैगन, डी मेफ्लावर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आया। इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए राष्ट्र जागृति, बी तत्बोधिनी, सी भारत भाग्य विधाता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता। ये बिल्कुल करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सबसे पहले 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ।
राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया। जन गण मन की पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्बोधिनी नामक पत्रिका में हुआ। तब इसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। ऑप्शन ए उपन्यास, बी नाटकों, सी कविताओं, डी छोटी कहानियों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। ये कृति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ कहाँ तक बिछाई गई। ऑप्शन ए कलकत्ता से आगरा, बी आगरा से जयपुर, सी दिल्ली से शिमला, डी कलकत्ता से रानीगंज। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता से आगरा सबसे पहले सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। दोस्तों, पहली टेलीग्राफ लाइन उत्तर में कलकत्ता और पेशावर को आगरा सहित और मुंबई को जोड़ते हुए दक्षिण में चेन्नई तक बिछाई गई। टेलीग्राफ लाइनों का निर्माण नवंबर 1853 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूके, यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के शासन के अनुसार ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है। यूके का संविधान अलिखित अकोडित है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान का ज़्यादातर भाग विभिन्न रूपों में लिखित रूप में है। ठीक है, इसलिए इसे अलिखित संविधान भी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सर बी एन राव, डी श्री के एम मुंशी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव थे। ठीक है, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 16। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से मिलती है। अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित है। ठीक है, ये मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन ए केवल एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 इंदिरा गांधी के शासन में, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 15 जून 1975। आंतरिक अशांति के कारण भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति होती है, या इसका संचालन संसद भवन में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी जितनी बार चाहे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, बी यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं, सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं, डी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जीवी मावलंकर, सी विट्ठल भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये पहले भारतीय थे जो काउंसिल के चेयरमैन बने। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर काउंसिल चैम्बर में उपराज्यपाल श्री बेले की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई थी। इसमें ये केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा बाबर, बी इब्राहिम लोदी और बाबर, सी कुतुब खान और राणा सांगा, डी अकबर और राणा सांगा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजय मिली। इसमें बाबर की विजय हुई थी। 12 अप्रैल 1526 को ही दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई थीं। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ 21 अप्रैल को। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। इसका करेक्ट आंसर बी है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए मौर्य, बी तुलुब, सी संगम, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तुलुब। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलुब राजवंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसने सत्ता संभाली तब साम्राज्य की हालत बहुत दयनीय थी। जब इसने सत्ता संभाली थी तब साम्राज्य की हालत बहुत ही खराब थी। साम्राज्य को बीजापुर के सुल्तान और उड़ीसा के शासकों से भय बना हुआ था। दक्कन में सुल्तानों के मुसलमान शासकों की संयुक्त शक्ति को पराजित किया। 1542 में रायचूर दोआब को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, तो गोलकुंडा के रास्ते में पड़ने वाले कोदमपल्ली को भी इसने अपने विजय अभियान में शामिल किया था। कृष्णदेव राय स्वयं एक कवि था। उसने अमुक्त माल्यादा की रचना की। कृष्णदेव राय एक महान निर्माणकर्ता भी था। इसने 1000 राम मंदिर और विट्ठल देव मंदिर की रचना की। इसने नागलपुर नामक एक नवीन शहर की स्थापना भी की थी।
ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, राजवंश तुलुप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागिनी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में रागिनीय लोकगीत की एक शैली प्रसिद्ध है। लोकगीतों के संदर्भ में हरियाणवी संस्कृति काफ़ी जो है समृद्ध है। इन लोकगीतों को रागिनी कहते हैं। रागिनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी इजराइल, डी पाकिस्तान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी। इनका नाम था सिरिमावो भंडार नायके। श्रीलंका की पहली प्रसिद्ध राजनयिक और आधुनिक विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी। वो श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश के बीच फैला हुआ है। अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? ऑप्शन ए 4 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर, बी 4 डिग्री 4 पश्चिम और 37 डिग्री 6 पश्चिम, सी 4 डिग्री 4 पूर्व और 4 डिग्री 6 पूर्व, डी 4 डिग्री दक्षिण और 37 डिग्री दक्षिण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। यहाँ ऐसे रहेगा 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तर। करेक्ट आंसर है ए। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68, 7 और 97, 25 देशांतर है। ये अक्षांश है और देशांतर है भारत का 68 डिग्री 7 और पूर्वी देशांतर, पूर्वी, इसे पूर्वी कहते हैं, पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 ये देशांतर है और ये अक्षांश है। 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के धागों से तरह तरह की आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है, जो खास तौर पर पंजाब और जम्मू कश्मीर में मशहूर है। फुलकारी में भी 4 तरह की फुलकारी, बाग, थर्मा, दर्शन और बाइन फुलकारी खास मानी जाती है। ठीक है, ये पंजाब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले की सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन ए किन्नौर, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सिरमौर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के ज़िले की सीमा चीन के साथ लगती है। किन्नौर ज़िले का मुख्यालय रिकांग पिओ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और ये शिमला से लगभग 250 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर ये नगर स्थित है। इसकी सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी बॉम्बे, डी सूरत। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में कलकत्ता में घोषित किया था। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने
कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज घोषित किया। दादा भाई नौरोजी ने ज्ञान प्रसारकों मंडली नामक एक महिला हाई स्कूल 1852 बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन में रहते हुए दादा भाई ने लंदन इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, और उनकी अध्यक्षता में सबसे पहले भारत में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों के सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए चिल्का झील, बी डल झील, सी नागिन झील, डी सुंदरबन नेशनल पार्क। इसमें करेक्ट आंसर है सुंदरबन नेशनल पार्क विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। ये जो है पक्षियों और सांपों, रीढ़ विहीन जीवों की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं सुंदरबन नेशनल पार्क में। 1973 में मूल सुंदरबन बाघ रिजर्व क्षेत्र को कोर क्षेत्र, 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है सुंदरबन नेशनल पार्क। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सभापति या स्पीकर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर कदाचार, अक्षमता और भ्रष्टाचार को लेकर संसद के किसी सदन में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है दोस्तों जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। नियमों के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के। इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, वे इसे खारिज भी कर सकते हैं। तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच कराई जाती है। उस समिति में एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऐसे प्रख्यात व्यक्ति को मतलब एक इंसान को शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष मामले के लिए सही माने। ठीक है, वहाँ से ये जब पारित हो जाता है, अनुच्छेद 61 संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जब वहाँ से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती, जुताई, इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए एकीकृत कीट और पोषण प्रबंधन, बी यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण, सी वाटरशेड आधारित प्रबंधन प्रणाली, डी संसाधन संरक्षण तकनीकें। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती, जुताई, ये जो है यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा और जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी काराकोरम पर्वतमाला में, सी जास्कर पर्वतमाला में, डी हिमालय पर्वतमाला में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हिमालय पर्वतमाला में। हिमालय पर्वतमाला में नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम इस स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों नागा, खासी और गारो के नाम पर रखा गया है, इसलिए दोस्तों इसे नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये जनजातियों के नाम पर रखे गए नाम हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन ए ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं, बी सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, सी राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि,
डी विनिमय दर में गिरावट जिससे अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ऑप्शन ए जल संवर, बी जल विभाजक, सी दोआब, डी तराई। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ये दो और आब यानी पानी शब्दों के जोड़ से बनता है। भारत में दोआब विशेष रूप से गंगा और यमुना के बीच की भूमि को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। ऑप्शन ए G7, बी G20, सी आसियान, डी यूरोपीय संघ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए G7। भारत G7 का क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। G7 की 45वीं बैठक फ्रांस के बियारिट्ज शहर में 24 से 26 अगस्त के बीच हुई, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। G7 के सदस्य देश हैं विश्व के 7 सबसे विकसित राष्ट्र जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। ये विश्व की समस्याओं पर सभी को ध्यान दिलाते हैं। ठीक है, हर साल किसी देश में विचार विमर्श के लिए इकट्ठे होते हैं। G7 विश्व के सर्वोच्च संपन्न औद्योगिक देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का एक संघ है। ठीक है दोस्तों, ये भारत इसका सदस्य है। और G20, ये G20 जो है इसके 20 सदस्य हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। महाराष्ट्र अपने शुरुआती प्रवाह के लिए उसका घर है, वो गोदावरी नदी गंगा से कम नहीं है। ये नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए बीज खेत, बी संधारणीय मत्स्य पालन की कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना, मधुमक्खी पालन, डी उतक संवर्धन प्रयोगशालाएं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संधारणीय मत्स्य पालन की कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना। इस पे पुष्प उत्पादन के लिए इनमें इस पे ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमदफा नेशनल पार्क है ऑप्शन ए मिजोरम में, बी मणिपुर में, सी त्रिपुरा में, डी अरुणाचल प्रदेश में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। नमदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 42वें, बी 52वें, सी 67वें, डी 73वें। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 73वें। 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी ये सभी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। झूम कृषि ये कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है।
साफ की गई ज़मीन को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, उसे ही झूम कृषि या झूम खेती भी कहते हैं। ये आपके भारत के मिजोरम राज्य में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी जबलपुर, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। इसमें से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ सुदूर पूर्व में स्थित है। भारत के सुदूर पूर्व में भारत में पूर्वी क्षेत्र आते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड राज्य शामिल हैं तथा उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर सुदूर पूर्व में आता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? ऑप्शन ए पीलीभीत, बी बहराइच, सी लखीमपुर, डी हरदोई। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का हरदोई ज़िला तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। हरदोई तराई क्षेत्र में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र है? ऑप्शन ए बिहार, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित भारतीय क्षेत्रफल का कुल 9.37% क्षेत्र मध्य प्रदेश का इलाका है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग पोलैंड के बराबर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, बी श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं, सी वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनवाया, डी कन्याकुमारी की चट्टान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन की इमारत को बनाने के लिए माल्च गांव को रायसीन परिवार के लोगों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी। ये गांव पहाड़ी पर था, तभी से इसे रायसीन हिल्स यानी रायसीन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में पड़ता है? ऑप्शन ए नाथुला, बी जलेपला, सी शिपकीला, डी शेरा बथांगा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिपकीला। शिपकीला दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है। शिपकीला दर्रा एक संकीर्ण दर्रा है। ये हिमालय की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकीला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ऑप्शन ए खरडूंगला, बी रोहतांग, सी लिपुलेख, डी नाथुला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिपुलेख। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को तिब्बत में लिपुलेख दर्रे को पार करना पड़ता है। ठीक है, यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी और लिटिल अंडमान, बी उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, सी उत्तरी और मध्य अंडमान, डी अंडमान और निकोबार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। दक्कन पैसेज अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। दक्कन जल संधि भारत के अंडमान निकोबार के बीच रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी अरावली, डी सह्याद्री। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी प्राचीनतम पर्वत है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं। वो 3 देश कौन हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इन 3 देशों की सीमाएं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन ए जुरासिक लैंड का, बी अंगारा लैंड का, सी आर्यावर्त का, डी गोंडवाना लैंड का। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का नाम एरुअडंड सुएब के भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है का उद्गम स्थल है। गोंडवाना लैंड भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी दक्षिणी अमेरिका, डी यूरोप। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया और भाषा पुर्तगाली है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए अराकान योमा, बी सुलेमान, सी साल्ट रेंज, डी पीर पंजाल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। ये तीनों भारत में स्थित नहीं हैं। ठीक है। ये पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत राज्य में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार पर फिर से शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम में, बी अरुणाचल में, सी मध्य हिमाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। सिक्किम में भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। वो भारतीय सीमा सिक्किम में है। नाथुला हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम, डी श्रीनगर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनगर। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में सूर्य की किरणें कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती हैं। इस वजह से गर्मियों में वहाँ का तापमान कम रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, बी ग्रेट चैनल, सी बंगाल की खाड़ी, डी अंडमान सागर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। 2 प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10 डिग्री अक्षांश अलग करती है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण में निकोबार स्थित है। ठीक है। एक दूसरे को अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा मूल्य कर का तात्पर्य है? ऑप्शन ए बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना, बी उत्पादित आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर कर लगाना, सी उत्पादित उत्पादन की इकाइयों पर कर लगाने के रूप में लगाया जाने वाला कर, डी उत्पादकों की आय पर कर लगाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना यथा मूल्य कर का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति का इस्तेमाल क्यों किया? ऑप्शन ए झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, बी झांसी राज्य को हड़पने के लिए, सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, डी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्राण दंड देने के लिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी झांसी राज्य को हड़पने के लिए। झांसी राज्य को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल किया था। याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। लॉर्ड बेलेजली के बाद लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
लॉर्ड डलहौजी की मुख्य पहचान एक साम्राज्यवादी और सुधारक के रूप में की जाती है। लॉर्ड डलहौजी का मुख्य ध्यान अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना, कंपनी को सर्वोच्च करना। लॉर्ड डलहौजी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित या अनुचित साधनों का सहारा भी लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी थार मरुस्थल, डी सतपुड़ा पर्वतमाला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में भारत में छत्रक शैल पाए जाते हैं। दोस्तों, थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका ज़्यादातर भाग राजस्थान में है। छत्रक शैल यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। ऑप्शन ए दमन से हटकर, बी गोवा से हटकर, सी गुजरात से हटकर, डी महाराष्ट्र से हटकर। ये रहा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात से हटकर। गुजरात से हटकर दीव एक द्वीप है। ठीक है। दीव एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असम। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा एक बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करना, सी पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जनभागीदारी प्राप्त करना, डी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। दांडी मार्च के उद्देश्यों से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों या स्वयंसेवकों ने 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों, जिनमें बेव मिलर भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा के दौरान सूरत, डिंडौरी, बांज, धवन के बाद नवसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था। ठीक है, तो डांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। सबसे पहले इनको 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। दोपहर 12 बजे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 72 सदस्य थे, जिसमें महत्वपूर्ण थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, काशीनाथ तेलंग, राघवाचार्य, सुब्रमण्यम आदि। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले को राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है। दोस्तों, नरम दल की शुरुआत भारत की आज़ादी से पहले कांग्रेस कमेटी के दो खेमों में विभाजित होने की वजह से हुई, जिसमें एक खेमे में बाल गंगाधर तिलक थे, दूसरे खेमे में मोतीलाल नेहरू। गोखले का राजनीति में पहली बार प्रवेश 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। ठीक है दोस्तों, नरम दल का भाग गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कनिष्क, डी अशोक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वो भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक में से एक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? ऑप्शन ए पालघाट, बी वायनाड, सी कोल्लम, डी इडुक्की। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी इडुक्की। इडुक्की केरल के ज़िलों में केरल का सबसे तटवर्ती ज़िला है। केरल के सभी ज़िलों को 75 तालुकों में बांटा गया है। ठीक है, ये तटवर्ती ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन। महाकाव्यों का अध्ययन पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्रह्मी, डी खरोष्टी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त संस्कृत भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्व सहित धातु कर्म विशेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरालेख, बी मुद्राशास्त्र, सी पुरातत्व, डी इतिहास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुद्राशास्त्र। मुद्राशास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह और उनके अध्ययन का विज्ञान है। दोस्तों, मुद्राशास्त्र इतिहास और संस्कृत को जानने के लिए इतिहास और संस्कृति को जानने का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। ठीक है, मुद्राओं की धातु, शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से उनका काल, मूल्य निर्माण निर्धारण किया जाता था। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुद्राशास्त्र, धातुकर्म विशेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है। क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृत 500 ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत में उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन ए पत्थर से बने अस्त्र, बी पत्थर से बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां कब्रें, डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां या कब्रें। महापाषाण काल ऐसे बड़े पत्थरों या शिलाओं को कहते हैं जो स्तंभ, स्मारक के निर्माण के लिए और उससे एक दूसरे में फंसने वाले हिस्से भी बनते हैं। तो महापाषाण काल में उपयोग के लिए लाए जाने वाले बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां या कब्रें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण काल संस्कृत 500। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें सी करेक्ट आंसर है, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध काल में, डी मौर्य के काल में। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। धातु से बने सबसे पहले सिक्के एज ऑफ बुद्धा के समय में ये मिला, जो गौतम बुद्ध के समय का बना हुआ था। ठीक है, बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। कालीबंगन
राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक बहुत पुराना या प्राचीन स्थल है। ये एक छोटा नगर है, यहाँ एक दुर्ग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनबी, सी बख्तियार खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ठीक है दोस्तों, महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त किया, हजारों पुजारी जो है उन मौत के घाट उतार दिए गए, मंदिर का सोना और भारी खजाना लूट कर ले गया। अकेले सोमनाथ से उसे अब तक सबकी सभी लूटों में सबसे ज़्यादा धन मिला। ठीक है, उसका अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया, लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा शहर है। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी, बी गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे, सी जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, डी रैयत गांव में राजस्व माग जमा को बांटते थे। इसमें ये सही नहीं है, रैयत गांव में राजस्व माग जमा को बांटते थे, ये गलत है। कंपनी राजस्व भुगतान की जवाबदारी जिम्मेदारों की थी, ये भी सही है। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे, ये भी सही है। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे, ये भी सही है। लेकिन रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में हर एक पंजीकृत जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार कर लिया गया था, वह ही राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। इसके पास भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।